भारत में सन 1947 में 33 करोड़ की आबादी थी, जबकि देशी गाय 67 करोड़ थी। वहीं आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, मगर देशी गाय केवल 6 करोड़ बची हैं। इतने बहुमूल्य प्राणी का संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे सेव टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी प्रकार सेव देशी गाय भी उतना ही जरूरी है। जहरीले अन्न एवं बंजर बनती जमीन को बचाने में देशी गाय की सर्वोत्तम भूमिका है। आज सड़कों पर, चौराहों पर, सब्जी मंडियों में आवारा पशु की गिनती में देशी गाय बहुतायत मिलती है। देशी गाय की भीड़ भरी सड़क पर खड़े रहने और बीच बीच में बैठ जाने से सभी को परेशानी उठानी पड़ती है। म्यूनिसिपैलिटी भी इनके गोबर, गोमूत्र की गंदगी से परेशान हो जाती है। यदि इन पशुओं को गौशाला में पहुंचाया जाए, इनके चारे पानी की उचित व्यवस्था की जाए, तो देशी गाय का संरक्षण किया जा सकता है। जहां अनेक परेशानी से हम बच जाएंगे, वहीं संगठन में देशी गाय का संवर्धन भी होगा। साथ ही बहुमूल्य दुग्ध उत्पाद, गोबर, मूत्र आदि से देश की आय में भी वृद्धि होगी। इस कार्य को कार्यान्वित करने हेतु सरकार की अग्रणी भूमिका है। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं, समाज के गणमान्य नागरिकों एवं उद्योगपतियों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। सबके संगठित प्रयास से हम देशी गाय का संवर्धन और संरक्षण अच्छे से कर पाएंगे। भारत के किसानों के लिए देशी गाय एक अमूल्य उपहार है। आइए हम जानें कि देशी गाय से हम क्या लाभ ले सकते हैं। देशी गाय के गोबर में 16 खनिज द्रव्य होते हैं, जो वनस्पतियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। देशी गाय के गोबर से केंचुआ खाद भी बनाई जाती है। इससे पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होता है। देशी गाय के गोबर से मीथेन गैस बनती है, जो रसोई गैस के रूप में काम आती है। बृहद स्तर पर गोबर गैस प्लांट लगाकर बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। नीम की पत्तियों का रस, गोमूत्र, गोबर और पानी मिलाकर 24 घंटा सड़ाकर छिड़काव करने से फसलों का रस चूसने वाले कीट एवं इल्लियों से बचाव होता है। देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, चने का आटा और गुड़ मिलाकर जीवामृत बनता है, जिससे मिट्टी की जैविक क्रियाशीलता बढ़ती है। मिट्टी के घरों में गोबर की लिपाई की जाती है। जहां गर्मी में ठंडक महसूस होती है, वहीं सर्दी में गर्माहट महसूस होती है। देशी गाय के कंडों को घी में जलाकर अग्निहोत्र करने से पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है। देशी गाय के ताजे गोबर में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो कचरे के विघटन में मदद करते हैं। सूखे हरे कचरे में 10% ताजा गोबर का घोल डालने से कचरा विघटन की क्रिया तीव्र होती है, जिससे बहुमूल्य खाद तैयार होती है। देशी गाय का दूध सुपाच्य एवं गुणकारी होता है। देशी गाय के दूध में वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होने के कारण हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। देशी गाय की छाछ में अनेक प्रकार के एंजाइम्स और संजीवक होते हैं। इसको पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से फल फूल का झड़ना रुक जाता है। इसी प्रकार देशी गाय बहुत लाभकारी है। इस कारण हमें खेती में इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। पशुओं को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने व उनकी अधिक वृद्धि तथा उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्हें संतुलित एवं स्वादिष्ट आहार देना अति आवश्यक है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे कि शर्करा, प्रोटीन, वसा, लवण व विटामिन उचित मात्रा में व एक अनुपात में हो। पशु को सिर्फ तूड़ी खिलाना या सिर्फ बाटा देना संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार तभी बनेगा जब सूखा चारा, हरा चारा व दाना मिश्रण एक निश्चित मात्रा में पशुओं को प्रतिदिन मिले। पशुओं को यदि संतुलित आहार नहीं प्राप्त हो तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
असंतुलित आहार खिलाने से पशु दुर्बल हो जाता है, उसकी बीमारियों से बचाव की क्षमता कम हो जाती है, बछड़ों की बढ़वार रुक जाती है, गाय समय पर गर्भधारण नहीं करती है, व कुछ पशुओं में गर्भपात भी हो जाता है। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा व गुणवत्ता में कमी आती है। अधिक कुपोषण से पशु की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अतः हमें पशुओं के आहार के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। संतुलित दाना मिश्रण बाटा बनाने की विधि। इसमें निम्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला, तैलीय बीजों जैसे मूंगफली, कपास, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि की खल। दूसरा, अनाज जैसे जौ, ज्वार, जई, बाजरा आदि का दलिया। तीसरा, गेहूं या चावल की चापड़। चौथा, दालें जैसे गवार, उड़द, चना, अरहर, मूंग, मोंठ आदि की चूरी। इन सभी चारों तत्वों को समान मात्रा में मिलाने से संतुलित बाटा तैयार होता है। इस दाना मिश्रण में 2% की दर से खनिज लवण व 1% की दर से मोटा साधारण नमक मिलाने से भी सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। पशुपालक जो भी खाद्य पदार्थ बाजार में सस्ते व अच्छे उपलब्ध हों, उन्हें मिलाकर पशुओं को खिला सकते हैं। संतुलित दाना मिश्रण के कुछ नमूने आपके सामने हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन के लिए उन्हें जन्म से ही संतुलित आहार देना जरूरी है। बछड़ों का आहार। बछड़ों को पैदा होते ही 2 घंटे के भीतर खीस पिलावे तथा दिन में 2 बार उसके शारीरिक भार के 10वें हिस्से के बराबर खीस 4-5 दिन तक पिलावे। इसके बाद 5 से 30 दिन तक उसके शारीरिक भार के 10वें हिस्से के बराबर मां का दूध पिलावे। 30 से 60 दिन की आयु तक दूध की मात्रा को घटाकर शारीरिक भार के 20वें हिस्से के बराबर कर दें। तीसरे माह में दूध की मात्रा कम करते हुए बंद कर दें। बछड़ों को 10 से 15 दिन की उम्र से ही अच्छा चारा और सूखा चारा इच्छानुसार खाने दें। बछड़ों को 2 माह तक की उम्र से ही दाना मिश्रण खिलाना शुरू कर दें। इसकी मात्रा 250 ग्राम से शुरू कर तीसरे माह में 500 ग्राम तथा चौथे, 5वें व 6ठे माह में बाटे की मात्रा को बढ़ाते हुए 750 ग्राम, 1 किलो व 1.5 किलो तक कर दें। 6 माह से 1 साल के बछड़े को 5 से 10 किलो हरा चारा व अच्छी किस्म की सूखी घास प्रतिदिन दें व 1 से 1.5 किलो बाटा भी खिलाएं। वयस्क पशु का आहार। 1 साल से बड़े पशुओं को उनके गर्भ धारण करने तक 10 से 15 किलो हरे चारे के साथ 2 किलो सूखा चारा देना चाहिए। साथ ही 2 से 3 किलो दाना मिश्रण भी रोज खिलावें। ज्ञाबिन पशु का आहार। ज्ञाबिन पशु को 7 माह के गर्भकाल से भरपेट अच्छी किस्म की है या सूखी घास अथवा अन्य चारा तथा 10 किलो हरी घास प्रतिदिन खिलाएं तथा 7वें माह से दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ाते हुए अंतिम माह में 3 से 4 किलो प्रतिदिन कर देनी चाहिए। दुधारू पशुओं का आहार। 5 किलो तक दूध देने वाले दुधारू पशुओं को 30 से 40 किलो मिश्रित फलीदार व अफलीदार हरा चारा तथा 2 किलो सूखा चारा साथ में दें तथा 8 किलो से अधिक दूध देने वाली गाय को पेट भर हरा चारा खिलाने के साथ साथ 14 से 15% प्रोटीन युक्त बाटा खिलाएं। जिन पशुओं को भूसा, कबड़ी या सूखी घास आदि निम्न कोटि के हरे चारे पेट भर खिलाए जाते हों तो उन्हें दूध के लिए 22 से 24% बाटा खिलाएं। इस प्रकार जन्म से ही संतुलित आहार देने से गाय भैंस की बछड़ी 2 वर्ष की उम्र में यौवनासंभ की आयु प्राप्त कर लेगी व 3 से 3.5 की आयु पर गर्भ धारण कर सकेगी। इससे गाय भैंस अपने जीवन काल में 7 से 8 बार ब्याह कर पशुपालक को अधिक उत्पादन का लाभ दे सकती हैं। बढ़ती जनसंख्या विविधता के संसाधनों को बचा नहीं पाएंगे। विकास ऐसा से आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध जल, उर्वर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता दुर्लभ हो जाए। अधिक उत्पादन के लालच में संसार भर के कृषकों ने रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करके करोड़ों हेक्टेयर भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण कर दी है और 50,000 किस्म की फसलें और पशु की नस्लें नष्ट कर दी हैं। उन्हें बचाने का एक ही उपाय है कि हम जल,
जंगल, जमीन और जीवाणु संसाधनों का टिकाऊ ढंग से इस्तेमाल करना सीखें और प्रति एकड़ भूमि से औसत अपेक्षित उत्पादन ही लें। खेत की मिट्टी का क्षीण होती उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय। मिट्टी को कटने से बचाने के लिए खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण करें। सेंद्रीय खादों का उपयोग कर भूमि के पोषक तत्वों को बढ़ाएं। खेत में दलहनी फसलें भी उगाएं। जब मई जून में खेत खाली हो तो हरी खाद उगाएं। फसल चक्र अपनाएं, एक ही फसल बार बार न बोएं। मिट्टी में लवण एकत्रित होने का मुख्य कारण सिंचाई जल का मनमाना प्रयोग है, इससे बचें। खेत में उतना ही पानी दें जितना जरूरी हो। मिट्टी कड़ी परत का शिकार हो रही है, जिससे वायु संचार ठीक से नहीं हो पाता। ठीक ढंग से जुताई करें। जीवांश खाद, केंचुआ खाद, गोबर स्लरी से धरती को उर्वर बनाएं। इसके साथ राजयोग के सतत अभ्यास से धरती को रोज शक्ति की किरणों का सकाश दें। परमात्म शक्ति के जैव विद्युत प्रवाह से खेती की जैविक क्रियाशीलता एवं उर्वरता बढ़ाएं। पृथ्वी की जैव विविधता को बचाकर आइए आप और हम मिलकर अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करें। अन्न उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं कीटक हमारी बहुत सहायता करते हैं। आज वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से प्राकृतिक घटक पर शोध कर जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों को तैयार किया है। आइए इन्हें कैसे इस्तेमाल करें जानें। एज़ोटोबैक्टर, यह जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर उसका रूपांतर कर पौधों को उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन अन्न बनाने की प्रक्रिया में एवं पौधों की वृद्धि में मदद करता है। राइजोबियम, यह जीवाणु पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर रहकर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। यह जीवाणु कुछ विशिष्ट पौधे जैसे चना, सोयाबीन, टवला और बरसिम घास में ही वृद्धि करता है। अजोस्पेरिलियम, यह जीवाणु मुक्त रूप से मिट्टी के अंदर मात्रा में है, जैसे कीचड़ वाली जमीन में अच्छा काम करता है। एसेटोबैक्टर, गन्ने की फसल के लिए यह जीवाणु पौधों के अंदर जाकर नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है। पीएसबी कल्चर, मिट्टी के अंदर अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। इससे पौधों की जड़ों का विकास होता है। पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो पोटैश को पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु मिट्टी में मौजूद जिंक को घुलन मूल द्रव्यों की अवशोषण क्षमता बढ़ती है। ऐसे सभी बहुउपयोगी सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग आसान तरीके से कर सकते हैं। बीज बोने के समय बीज प्रक्रिया करना है। 15 ग्राम से 25 ग्राम जीवाणु पाउडर प्रति किलो बीज के हिसाब से लें। इसे गुड़ के पानी में भिगोएं। 1 घंटा छांव में सुखाकर तुरंत बुआई करें। जैविक कीटनाशक, फसल संरक्षण में ट्राइकोडर्मा एवं स्यूडोमोनास नामक सूक्ष्म जीवाणु के प्रयोग से फफूंद से होने वाली बीमारियों का रोकथाम होता है। इलियो कीटकों के नियंत्रण के लिए बेवेरिया बेसियाना, वेटिसिलियम लेकानी, मेटाराइट होटलों आदि का भी निर्माण होता जा रहा है। इसी के साथ ही सभी का रुख हरियाली की ओर भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके आसपास
इस विधि को वृक्ष प्रत्यारोपण या ट्री ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक परिपक्व वृक्ष को भी एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जो इसका व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए जो 5 वर्ष में 15 से 20 फीट लंबे हो जाते हैं, जैसे सप्तपर्णी, नीम, बकुल आदि। विभिन्न प्रकार के पाम वृक्षों की भी काफी मांग रहती है। वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए पेड़ की जड़ों को विधिपूर्वक काटना होता है। इसके लिए लोहे की बड़ी सब्बल काफी उपयोगी होती है, जिसके आगे काटने के लिए धारीदार सिरा हो। पेड़ की जड़ों को काटने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जड़ें कितनी नाजुक हैं और कितनी कटिंग ले सकती हैं। जड़ों को काटने के लिए सबसे पहले पेड़ के तने के चारों ओर एक घेरा बना लें। इस घेरे का आकार तने की चौड़ाई से दुगना होना चाहिए। फिर उस घेरे के आसपास मिट्टी को खोदकर निकाल दें और वृक्ष के आधे हिस्सों की जड़ों को सफाई से काटें। बाकी आधे हिस्से की जड़ों को कुछ न करें। जड़ों को काटने के बाद जड़ों को फंगस से बचाने के लिए फंगिसाइड का घोल लगाएं। इसके लिए 20 ग्राम फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलें। बाद में उसे जड़ों पर लगा दें। इसके बाद पेड़ की कटी हुई जड़ों को एक मोटे पॉलीथीन से कवर क्षति पहुंचाई है, इसलिए पेड़ को फिर से सामान्य अवस्था में आने के लिए हम उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। बारिश के मौसम में 15 दिनों में भी जड़ें आ जाती हैं, लेकिन अन्य मौसम में 45 दिन भी लग सकते हैं। 15 से 45 दिन के बाद पेड़ के दूसरे आधे हिस्सों की जड़ को भी काटकर फंगिसाइड लगाकर पॉलीथीन से ढक लें। इसके बाद हफ्ता 10 दिन रुककर पूरे पेड़ को जमीन से निकाल सकते हैं। इसके लिए पेड़ की बची हुई नीचे की जड़ों को भी काट दें। केवल ध्यान रहे कि जिन पेड़ों में टेप रूट हो उसे क्षति न पहुंचाएं। इस जड़ से कटे हुए वृक्ष को फिर एक बड़े मजबूत थैले में रखें या शेड नेट से बांध कर रख दें। इसके लिए 250 लीटर के यूवी स्टेबलाइज्ड HDP बैग का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के बैग में वृक्ष को 10 वर्षों तक रखा जा सकता है। पेड़ को बैग में रखने के बाद कोकोपीट को मिट्टी में मिलाकर बैग में भर दें। इस वृक्ष को आप नर्सरी में रख सकते हैं, फिर कभी भी इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।